सुशील आपका क्लास 12 फिजिक्स की क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। वह टॉपिक है विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो लास्ट क्लास में हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा था। उस प्रश्न को आज वो प्रश्न यहाँ पर है नहीं, तो मैं एक बार प्रश्न को लिख रहा हूं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं। तो क्वेश्चन हमारा था, इसमें नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन था चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ये दिया था हमें 1.25 ओम है। 1.25 ओम है। आगे है, इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप पर गर्म करना पड़ेगा? इसके प्रतिरोध को दुगना या दोगुना करने के लिए इसे किस ताप पर गर्म करना पड़ेगा। और साथ ही इन्होंने दिया है कि चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक, चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना दिया है? 0.00030 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारा प्रश्न था प्यारे बच्चों। काफी सारे बच्चों ने इसके आंसर लिखे हैं। मांगीलाल दहिया आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतर बात है। हरिनारायण कह रहे हैं सर डेली क्लास लो। जाखर टॉप मोटिवेशन कह रहे हैं सर जी डेली क्लास लो। प्यारे बच्चों, 1-1 घंटे की आपकी क्लास चल रही है, डेली में आधा घंटा करवा दूंगा तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो अभी समझिए बात को। हाँ, हिमांशु फौजदार भी इसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। साथ में अतुल कुमार द्विवेदी भी आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। प्यारे बच्चों, मेन बात है आपने अटेम्प्ट तो किया है, सबसे अच्छी बात। अब्दुल रहमान भी इसका आंसर लिख रहे हैं। मेन बात है सबका आंसर मैक्सिमम का सही है, थोड़ा सा अंतर होगा लेकिन मैक्सिमम का आंसर सही है। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया है हम जानते हैं। जब हम इस प्रश्न को करते हैं तो हम फार्मूला यूज करते हैं, R2 = R1 और साथ में आ जाता है 1 प्लस अल्फा और यहाँ होता है T2 माइनस T1। अब इस प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 का मान कितना दे दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसका मतलब R1 का मान, यदि T1 है तो यहाँ R1 का मान 1.25 ओम हमें दे दिया। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने पर यानी कि R2 का मान कितना कर दिया जाए? 2R1 कितना कर दिया जाए? तो इसे किस ताप पर, तो ध्यान रखिए, इसके प्रतिरोध को दोगुना ये R2 दे दिया और किस ताप पर यानी कि T2 का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे दी, ये हमारे पास दिया है प्रतिरोध ताप गुणांक। ये क्या चीज होती है? ये अल्फा होती है। तो अल्फा की वैल्यू हमें दी है 0.0000375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो काफी आसान था। यदि आपने पिछली क्लास में भी ज्वाइन करी होगी तो आप आसानी से आपने इसको सॉल्व किया। सीधे इन डाटास को इस इक्वेशन में लगा देते हैं। देखते हैं R2 इजिकल टू, और R2 का मान कितना है? 2R1 के बराबर है। तो पहले चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार दोबारा। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर आएगा T2 माइनस T1, ऐसे लिख लिया। R2 का मान यहाँ से लिखते हैं। R2 का मान किसके बराबर है? R2 बराबर 2R1, तो ये लिख लिया R2 2R1। R1 का मान अभी R1 ही रख दिया। यहाँ क्या 1 प्लस अल्फा का मान मान लो, चलिए वैल्यू दी है तो लिख ही लेते हैं 0.00035 0.00035 375
और साथ में हमारे को वैल्यू क्या दे दी, T2 माइनस T1। तो T2 का मान तो T2 हो गया, T1 का मान हमने क्या रख लेना है, 0 रख लेना। T1 का मान कितना दिया है, 0, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए 0, ऐसे। तो क्या आ जाएगा, देखिए R1 इसके नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 2R1 बटे R1 बराबर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0.000 375, और ये तो 0 तो हट जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा यहाँ, T2 रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है इतना काफी आसान है, इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि R1 से हमने R1 को काट दिया तो क्या बच गया यहाँ, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.000375 इंटू क्या आ गया T2। 1 को इधर लेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.000375 T2। हमें क्या लिखना है, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 0.000375 T2। तो हमें तो T2 की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे पद को यहाँ ले जाइए तो 1 अपॉन 0.0000375 बराबर क्या आ जाएगा T2। इसको डिवाइड देख करके देखिएगा, ये आपके T2 की जो वैल्यू आएगी वो 266.66 रिपीट होती जाएगी, यानी कि लगभग हम कह देंगे 267 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जो टेम्परेचर होगा वो 267 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, और यह इसका आंसर है। चाहे आप उसे इस रूप में लिखिए, चाहे आप इस रूप में लिखिए। कुछ बच्चों ने इस प्रकार से भी लिखा है, ट्री ने ऐसा लिखा है, बिल्कुल सही है, ऐसा भी हम सही मान सकते हैं, केवल आपने डिवाइड नहीं करा है और कोई खास बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन तभी आपको आसान लगेंगे यदि आप क्लास ज्वाइन करेंगे और क्लास को अच्छे से समझेंगे तो आसान है। और अननोन व्यक्ति को यदि केवल टॉपिक देकर के क्वेश्चन दे दो, जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी आपकी आवश्यक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। पहली बात तो ऊर्जा क्या होती है। देखिए ऊर्जा की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एक लाइन में यदि मैं लिख लूं, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात ये आ गई, छोटी क्लासों में आपने काफी पढ़ा होगा। सेकंड हम कहें कि विद्युत ऊर्जा क्या होगा। विद्युत द्वारा यदि कुछ, विद्युत में यदि कुछ कार्य करने की क्षमता है तो हम कहेंगे वह विद्युत ऊर्जा है। विद्युत में यहां पर लिखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत में कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी एक यहां पर लॉजिक आ रहा है कि ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, उसके आगे जो वर्ड आ जाए उस चीज में कार्य करने की जो क्षमता होगी वही ऊर्जा होगी। जैसे हम विद्युत ऊर्जा कहें तो विद्युत में कार्य करने की जो क्षमता है विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कहें तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करने की जो क्षमता है वही हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा है। यदि कोई आपको पवन ऊर्जा के बारे में कहें तो पवन में कार्य करने की जो क्षमता होगी पवन ऊर्जा होगी। तो ये डेफिनेशन आप अपने से इसको निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इसमें आता है शक्ति। यह भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो यहां पर इस चीज को भी हम मेंशन कर देते हैं। शक्ति का क्या अर्थ है, शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर, कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। यानी कि कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से जो व्यक्ति किसी काम को जितनी जल्दी कर रहा है हम कह सकते हैं उसके अंदर ज्यादा पावर है। तो जैसे हम कहें कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों को हम ये कहें कि उनको मान लो 20 उनके पास हम कहते हैं छोटे छोटे 20-20 किलो के बैग हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाना है। पहले व्यक्ति भी उसको ले जा लेता है, दूसरा भी ले जा लेता है। तो पहला व्यक्ति केवल 1 घंटा लेता है और दूसरा व्यक्ति लेता है 2 घंटे। तो हम कहेंगे किसकी पावर ज्यादा है, काम तो दोनों ने बराबर किया, दोनों ने इक्वल वेट वाले बैग्स को ऊपर की ओर पहुंचाया, लेकिन जिसने जल्दी किया है उसकी शक्ति ज्यादा है। तो कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है, हम लिखते हैं कार्य करने की समय दर को
शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इन 3 वर्ड्स में पहले ऊर्जा क्या हुई, विद्युत ऊर्जा क्या हुई और शक्ति क्या हुई, इन तीनों की बेसिक चीजों को समझ लिया। जिन्होंने क्लास 11th में ये चीज नहीं समझी होगी उनको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि शक्ति बराबर होता है, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है W/T और इसका मात्रक क्या होता है, वाट। ये चीज आप ध्यान रखना। जहां W क्या होता है, कार्य, और T क्या होता है, समय अंतराल। इसी कहते हैं कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो अब हम सब बढ़ते हैं, पहला अपना टॉपिक लेते हैं विद्युत ऊर्जा, क्योंकि टॉपिक तो हमारा विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति है। उसमें पहला टॉपिक समझते हैं सबसे पहले विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या है समझिए। विद्युत ऊर्जा, यदि ये ऊर्जा है तो सीधी सीधी सी बात है, हम जो कार्य है, कितना कार्य इससे लिया जा सकता है, उसके पदों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हमने कहा विद्युत ऊर्जा के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक सर्किट बना लिया। मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध ले लिया मैंने और इसको किसी परिपथ में एक सेल से जोड़ दिया। यहां पर हमने एक कुज्जी लगा दी और हमने कहा ये जो प्रतिरोध था, ये इसको मैंने इस तरीके से एक कहते हैं इस ऐसे एक बॉक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये इस तरीके से कोई एक हम कह सकते हैं प्रतिरोध है, कोई हमने प्रतिरोध तार लिया, उसको मैंने इस तरीके से लगा दिया। इसका अंदर का अर्थ है कि बाहर की ओर जो कनेक्शंस वायर्स हैं वो अलग चीज है, जो बीच में मैंने ये लगाया है ये एक प्रतिरोध है। अब यदि हम अपने अगल बगल इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा मेजर करें तो एक इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत का, विद्युत ऊर्जा का जो एक विशेष प्रभाव होता है वह होता है ताप और प्रकाश के रूप में। आप अपने घरों पे देखिए, आप सामान्यतः जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत ऊर्जा है, उसका उपयोग कर रहे हैं प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए और साथ ही उसका उपयोग आप करते हैं ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए। तो यदि मैं यहां पर अपनी बात को फोकस कर रहा हूं कि विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। हमने कहा कि हमने जो यहां पर बीच में एक ये प्रतिरोध लगाया है, जो भी एक तार लगाया है, जो भी एक धातु का टुकड़ा लगाया है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, कैपिटल R है। हमने इस तार के दोनों सिरों के बीच में हमने क्या करा, एक सिरा ये वाला था, एक सिरा ये वाला था, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी है, हमने कहा ये V है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाला इस बिंदु से जुड़ा है, नेगेटिव वाला इससे जुड़ा है। तो इन दो बिंदुओं के बीच में हम कहें एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम मैंने मान लिया B। ये दो बिंदु ले लिए। तो A बिंदु का विभव मान लेते हैं VA है और B बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, हमने कहा यह है VB। अब पहली बात कि आखिर किसका विभव ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से A बिंदु जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे VA का मान ज्यादा होगा किससे, VB से। अब हम कहें कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि आवेश में प्रवाह होगा, मान लेते हैं यहां से कुछ आवेश इधर की ओर बाहर इधर की ओर चले गया, इस आवेश का मान मैंने मान लेते हैं Q है। आप इसे स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा ये स्मॉल q से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल Q से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से ये Q आवेश चला, ये बैटरी के इसके हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास एक प्रतिरोध है R, जिसका रेजिस्टेंस R है प्रतिरोधक का, उसके A बिंदु तक पहुंचा। अब ये A से B की ओर बढ़ता है। जब ये A से B की ओर बढ़ेगा तो VA का मान ज्यादा है और VB का मान क्या है, कम। तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। अब ये बहेगा तो हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं से ऊर्जा तो ले रहा है। भाई प्रवाह क्यों हो रहा है, सीधी सी बात समझिए। यदि मैं इस बैटरी को यहां से हटा दूं, अब ये आवेश नहीं जाने वाला। आवेश क्यों जा रहा है, मान लो ये धन आवेश है, मान लो ये धन आवेश है, तो ये जो धन आवेश होगा ये इस बैटरी के धन टर्मिनल से
क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो ये इधर से प्रतिकर्षित होकर के इधर की ओर जा रहा है और यहां से घूम करके बैटरी के ऋण टर्मिनल्स की तरफ यानी कि ऋण सिरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सीधी सी बात है। तो ये धन टर्मिनल इस आवेश को क्या कर रहा है, एक प्रकार से धक्का मार रहा है ना, धक्का मार रहा है तो इस पर बल तो लगा रहा है और बल लगाने से ये यहां से विस्थापित भी हो रहा है, चल भी रहा है। और यदि चल रहा है तो सीधी सी बात है, बल लगने के कारण विस्थापन हो रहा है तो कार्य तो हो ही रहा है, सीधी सी बात है। आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन हमें यहां पर मेन बात है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसके रूप में, इसको रिप्रेजेंट करना है विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में। तो हमने कहा ए बिंदु तथा बी बिंदु के बीच का विभवांतर कितना है, तो लिखते हैं ए तथा बी के मध्य विभवांतर। विभवांतर तो कितना हो जाएगा, यह बराबर हमने कहा ये हो जाएगा, बड़ा विभव कौन सा है, ए वी ए, छोटा विभव क्या है बी, तो वी बी, और वी ए माइनस वी बी मान लेते हैं किसके बराबर है, वी के बराबर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस सेल के विभव के बराबर ही होगा, ये भी बात समझ लीजिए। जो सेल जितने वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। तो अब हम कहें कि Q आवेश को T समय पर A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको निकालते हैं। तो लिखते हैं कि यदि Q आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो यदि कार्य W हो तो अब यहां पर आपको डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी किसकी, विभवांतर की। यदि A तथा B के बीच का विभवांतर भी है तो विभवांतर की डेफिनेशन कहती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के एकांक आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। तो इसका अर्थ है जो विभवांतर होगा V वह बराबर कितना होगा, किया गया कार्य कितना है W, कितना आवेश ले जा रहे हैं, Q आवेश ले जा रहे हैं, तो V इजिकल टू W अपन Q के बराबर होगा विभवांतर की डेफिनेशन से। तो किया गया कार्य W किसके बराबर होगा, W बराबर होगा V इंटू Q के बराबर, इसके बराबर होगा। अब ये Q आवेश A से B तक गया, इसने समय कितना लिया गया कार्य W हो, हम लिख लेते हैं यहां पर, यदि Q आवेश को A से B तक ले जाने में लगा समय T हो तो, यदि लगा समय T हो तो, और साथ ही यदि इसके कारण प्रवाहित धारा आई हो तो, देखिए यहां मैंने दो चीजें ली हैं, दो वेरिएबल, एक तो ले लिया समय T और एक ले लिया विद्युत धारा आई। आप जानते हैं यदि किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी ही होगी। तो इसको मान लेता हूं ये है समीकरण 1। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण, या पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी, जहां Q आवेश T समय पर क्या हो रहा है, A बिंदु से B बिंदु तक पहुंच रहा है। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 में Q का मान रखने पर तो रखिए Q का मान क्या आ जाएगा, हम जानते हैं चूंकि समीकरण 1 है V इजिकल टू W बराबर V इंटू Q, W बराबर V मल्टीप्लाई Q है, तो W बराबर आ गया V और Q का मान क्या आ गया I इंटू टी। और यही हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा द्वारा जो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा T समयांतराल में, वो किया गया कार्य W इसके बराबर होगा। और यह विद्युत ऊर्जा किसकी फॉर्म में है हमारे पास, V तथा I की फॉर्म में, जहां V A तथा B के सिरों के बीच का विभवांतर है जो कि परिपथ में विद्युत सेल
के विभव के बराबर होगा, मेन बात। दूसरा, चालक में बहने वाली धारा क्या है, आई है। कितने समय पे ये हम कह सकते हैं धारा बह रही है, उस समय अंतराल कितना है, टी। अब ये चीज तो हमने समझ ली। अब यदि पिछले वाले इस वाले डायग्राम में एक बात और समझें, ये हमने ये कंडक्टर बनाया था, ये चालक बनाया था, यदि इसको एक नए रूप में समझें तो देखिए हम यहां पर इसको ऐसे बना सकते हैं डायग्राम को। मैंने एक सेल बनाया, क्योंकि जो हमने सेल लिया था जिसका विभवांतर भी था, उसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं। यहां पर एक ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये आ गया, ये टर्मिनल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल हमारा क्या होता है, नेगेटिव। इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा होता है एनोड, और ये वाला रॉड जो होती है इसे कहते हैं कैथोड, और इन दोनों ही छड़ों को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो परिपथ में हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, यहां से गया। अब की बार मैं इस प्रतिरोध को ऐसे न लेकर के थोड़ा सा इस तरीके से ले रहा हूं, ये यहां से इधर गया, ये हमने एक कुंजी लगा ली, ये इस तरीके से चले गया। अब हम थोड़ा सा अपने पिछले वाले टॉपिक में चढ़ते हैं। हमने पीछे आपको समझाया था अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, यदि मैं यहां पर एक दूसरे से एक चालक बना दूं, ये मैंने चालक बनाया, इस चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो क्या होता था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरीके से जिगजैग मोशन करते थे, ऐसे चलते थे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पर ये इसने दिशा बदल ली, क्यों बदल ली, हमने आपको पहले बताया था। यहां पर क्या स्थित है, एक हम कह सकते हैं एक धन आयन स्थित है, ये ध्यान रखना, ये आयन है, और ये जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। आयन कहां से आया, जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो परमाणु आयन में परिवर्तित हो गए, धन आयनों में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, अब परमाणु इलेक्ट्रॉन की तुलना में परमाणु का द्रव्यमान है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में टक्कर मारता है। टक्कर मारेगा तो क्या होगा, परमाणु पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा कंपन उत्पन्न होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, फिर इस दिशा में गया, यहां पे दूसरे से टकराया, फिर इधर आया, यहां पे तीसरे से टकराया, यहां गया, यहां पे इस तरीके से टकराया, ऐसे अपनी दिशा में चल दिया। तो किसी भी चालक के भीतर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं और आयनों से टक्कर लगाते रहते हैं, पहली बात। दूसरा, हमने कहा था जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाता है, यदि मैं विद्युत क्षेत्र लगा दूं, व्हेन ई, एक थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं, अब यदि मैंने कहा ई, यदि E नॉट इक्वल टू जीरो, E का मान जीरो नहीं है बाह्य विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, एक वोल्टेज अप्लाई कर दी दोनों सिरों के बीच। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, लेकिन चलता है विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं ये है, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले थोड़ा सा इधर की ओर यहां से चलना शुरू होता है, ये इस दिशा में जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा यहां पर, फिर ये ऐसे टक्कर लगाएगा, फिर ये इस दिशा में चलेगा, फिर इस दिशा में इतना आकर के रुक जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ने इतने समय अंतराल में यहां से लेके यहां तक की इतनी दूरी तय कर ली विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वो धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रहा है। और इसी के कारण हमने कहा था जो एक वेग, अतिरिक्त वेग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग का जो मान होता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसका मान होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये जो अनियमित गति के कारण इलेक्ट्रॉन चलता है उसका मान होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये अनुगमन वेग उसी वेग में क्या हो जाता है, ऐड होता चले जाता है, जुड़ता चले जाता है। तो हम कह सकते हैं जो अनुगमन वेग या अपवाह वेग जो हमने मान लिखा है, ये औसत अनुगमन वेग है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। अब समझिए कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई करी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और तेज वेग से भागेगा, और तेज वेग से भागेगा, यहां से गया तो इस धन आयन में टक्कर मारी,
फिर यहां से इधर की ओर गया और तेजी से भागा। क्यों भाग रहा है? क्योंकि बाहर से ये बैटरी क्या कर रही है, उसको ऊर्जा सोर्स दे रही है, ऊर्जा प्रवाहित कर रही है कि ले भाई मेरे से ऊर्जा ले। तो ये और तेजी से भाग रहा है। तो बार बार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन धन आयनों पे जोर जोर से टक्कर मारते रहते हैं, और टक्कर मारने से क्या होगा, ये धन आयनों की ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ती है, इनके जो कंपन है, वाइब्रेशन जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब इनके कंपन बढ़ते चले जाते हैं तो थोड़ी देर में ये जो भी हम कह सकते हैं चालक है या जो भी मटेरियल है, इसका ताप बढ़ता चले जाता है। तो इस प्रकार से आप यदि देखिए तो हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा के द्वारा ताप को उत्पन्न किया जाता है। आप सबसे पहले देखिए, घर में आपके हीटर एलिमेंट यूज किए जाते हैं पानी गर्म करने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुराने वाले आप बल्ब देखेंगे, उन बल्बों में भी आपने देखा होगा प्रकाश के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वह सारा का सारा किसके कारण है, इसी विद्युत ऊर्जा के कारण संभव है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने जो विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला निकाला है वो W बराबर V इंटू I इंटू टी इसके रूप में। तो हम कह सकते हैं इसको कुछ नए रूपों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम जानते हैं क्योंकि V बराबर किसके होता है, IR के बराबर। तो V की ये वैल्यू यदि यहां रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर I की I में गुणा होगी तो ये आ जाएगा I स्क्वायर RT, पहली बात। दूसरा, यदि I का मान रख दूं, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R के। ये मान यदि यहां रख दूं तो सूत्र आ जाएगा W इजिकल टू, यह आ जाएगा W इजिकल टू I, यह आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये तीन फार्मूले हमने यहां पर निकाले। पहला फार्मूला ये वाला, दूसरा फार्मूला ये वाला, और तीसरा फार्मूला हमने निकाला ये वाला। ये तीनों के तीनों जो फार्मूले हैं ये विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो भी हम कह सकते हैं, जो कैलकुलेशन आ रही है, जो फार्मूले आ रहे हैं, उन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता ही है। तो ये तीन फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला एक ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, काफी इजी काम है। अब इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे शक्ति को, यानी कि पावर को। ध्यान रखिए, विद्युत ऊर्जा का जो W है इसका मात्रक होता है जूल। ये भी जूल में आएगा, ये भी जूल में आएगा, ये भी जूल में आएगा। और जबकि जब हम शक्ति निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो उसका मात्रक होता है वाट, जिसे हम कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो यदि ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4। बिल्कुल सही, मांगीलाल भैया बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। निशा चौधरी भी फॉर्मूला लिख रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। सोनू चौहान कह रही है सर, यानी कि समझ में आ गया है, क्लियर है बच्चों को। ये टैग क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहां पर ये क्या करना चाह रहे हैं भाई। रमन सिंह फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमें उनसे बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यहां पर हमारा आकर के कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कार्य ही ऊर्जा में संचित होती है। हाँ बिल्कुल सही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो फिजिक्स आसान होगी, बिल्कुल आसान होगी। अब ये शमीम कह रहे हैं सर कब तक फिजिक्स कंप्लीट होगी। अरे बच्चों, संख्या देख करके तो लग रहा है शायद 2 साल लग जाएंगे, लेकिन बीच में यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं भी अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखूंगा, तो हो सकता है दिसंबर तक खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स या रुझान कम आता चले गया तो हो सकता है जुलाई अगस्त तक ये सीरीज ही बंद हो जाए। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी तेजी से हमसे रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स उतनी तेज हमारी स्पीड। तो क्लियर है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इन फार्मूलों की हेल्प से शक्ति को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है।
ऊष्मा में परिवर्तित। और यही विद्युत ऊर्जा जब ऊष्मा में परिवर्तित होती है तो इसी का एक हिस्सा प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पुराने जो हमारे फिलामेंट वाले बल्ब होते थे उनमें क्या होता था, यही बात होती थी। जैसे स्विच ऑन करा, जो फिलामेंट होता था वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता था और वो बिल्कुल एक रेडिश हो जाता था, लाल तप्त हो जाता था, जिससे ऊष्मा के साथ साथ हम कह सकते थे प्रकाश भी बहुत आए निकलता था और पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता था। तो ये तरीका है। और क्यों ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिनको लगातार ऊर्जा कहां से मिल रही है, बैटरी के, इसके द्वारा ऊर्जा मिल रही है। इस बैटरी से ऊर्जा पाकर लगातार जोर से टक्कर मार रहे किस पे? धन आयनों पे। और धन आयनों पे टक्कर के कारण क्या होता है, धन आयनों का कंपन बढ़ते जाते हैं, वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब चले आगे, ज्यादा आगे तो नहीं हो गया है। अब आगे देखें, अभी हमने जो आपके फार्मूले निकाले, पहले निकाला था, अब हम शक्ति को कैलकुलेट करेंगे। शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर। पावर की हमने कहा था कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है W/T के बराबर, इसका फार्मूला होता है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, चूंकि हमने देखा W के 3 मान होते हैं। पहला होता है V/I/T, पहला मान। तो इसको यदि यहां पर रखें तो क्या आ जाएगा शक्ति का मान? P इज इक्वल टू V/I/T/T। तो इस T से ये वाला T कट गया तो ये फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू V/I। पहला फार्मूला निकल गया। अब एक बात ध्यान रखना, इस शक्ति का जो मात्रक होता है ये तो जूल बटे सेकेंड, और इसी को हम नया नाम दे देते हैं वाट। क्लास 11th में डिटेल में है ये चीजें। तो ये P इज इक्वल टू V/I आ गया। अब V की वैल्यू रख लीजिए, हम लिखते हैं चूंकि V बराबर किसके होता है? IR के। ये मान यहां पर रख दें V में तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू V बराबर IR, तो ये आ जाएगा I² R, इसके बराबर आ गया। और तीसरी चीज हम लिखते हैं, चूंकि यदि V बराबर IR तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। ये I इज इक्वल टू V/R यहां पर रख दें तो क्या आ जाएगा? P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू I की V/R, तो V की V में गुणा होंगे तो V² R के बराबर आ जाएगा। ये 3 फार्मूले हमारे पास आ गए। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला। 3 फार्मूले हमारे पास शक्ति के आगे, जो कि हमने कार्य निकाला था उसी की हेल्प से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, और इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज आती है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो देखिए, एक आता है जिसको हम कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ध्यान रखना, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यह शक्ति का मात्रक नहीं है। तो ध्यान रखना, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं, शक्ति का नहीं। ये इसलिए कोट करके लिखा रहा हूं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। किलोवाट घंटा, अब किलोवाट घंटा को समझिए। तो यदि हम कहें किया गया कार्य W बराबर है 1 किलोवाट घंटा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि यदि हम जो इस वाले फार्मूले में देखिए जरा, मुझे लगता है ये आपको यहां से समझ में आएगा। थोड़ा सा इस चीज को, पोर्शन को बताता हूं। P इज इक्वल टू होता है W/T। तो यहां से निकालिए, W बराबर हो गया P/T। W क्या हो गया? W का मात्रक जूल, इसका मात्रक जूल। P का मात्रक वाट, इसका मात्रक सेकेंड। तो इसका अर्थ है जो जूल है उसे वाट गुणा सेकंड भी लिख सकते हैं। इस चीज का यूज यहां पर करना। यदि ये शक्ति हमारी है 1 किलोवाट, इसे लिखेंगे 1000 वाट हो, और समय 1 घंटे का अर्थ कितना है? इसका मतलब है 60 गुणा 60 सेकेंड।
तो हम कहेंगे W बराबर हमारा आ गया 1000 गुणा 60 यानी कि 3600। और अब ये किसमें बन गया, जूल सेकंड में बदल गया, नहीं वाट सेकंड में, सॉरी, जूल तो इसका मात्रक है, ये हमारा सीधे निकल गया जूल में आ गया। तो कितना निकला, ये आ गया, कितनी जीरो आ गई, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3.6 गुणा 10 की घात 1000 वाट, ये आ गया, एक जीरो आएगी, 6 की 6 में 3600। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 10 की घात 6 और साथ में क्या आ गया, जूल। तो ये हमारे पास किसका मात्रक आ गया, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आ गया। और इसका इस्तेमाल किया जाता है घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कैलकुलेट करने के लिए। जब आप कहते हो एक यूनिट, तो एक यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, एक यूनिट का यह अर्थ होता है। इस चीज को थोड़ा सा अलग सा कर देते हैं, ये केवल समझाने के लिए ये वाला पोर्शन। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा, यानी कि यदि आप घरों में जो भी बल्ब या कुछ भी आप विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उसकी जो शक्ति 1 किलोवाट हो, जैसे हम कहते हैं 100 वाट के 10 बल्ब आपने लगा दिए तो 1 किलोवाट हो गया, 1000 वाट हो गया। उसको पूरे 1 घंटे तक यदि उस लोड पे चलाएं तो आपकी जो यूनिट खर्च होगी वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होगी। और इसको यदि जूल में कन्वर्ट करें विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होगी। ये यहां पर क्या होता है, यूज किया जाता है। सेकंड बात, जब वाट के अन्य मात्रक या शक्ति के अन्य मात्रक लिखते हैं, शक्ति के अन्य मात्रक, एक होता है, अभी हमने बताया 1 किलोवाट, किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट। दूसरा 1 मेगावाट, मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट। एक अश्व शक्ति भी आता है, एक अश्व शक्ति जिसे 1 हॉर्स पावर कहते हैं, और ये बराबर होता है 746 वाट। छोटी क्लासों में आपने 1 हॉर्स पावर के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो क्लास 10th से ही आप पढ़ रहे हो, ये 746 वाट के बराबर होती है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर होगी, इसमें कहीं पर कोई आपके डाउट नहीं होंगे। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और यदि कोई डाउट है तो आप उसे लिख सकते हैं चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े अच्छे से लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। हाँ बहुत बढ़िया, अभिषेक गुप्ता लिख रहे हैं 746 वाट, बहुत बढ़िया। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है, बिल्कुल सही है, अप्रोक्सीमेशन में लिखा जाता है। रुपेश कह रहे हैं सर समझ में आ गया है। कह रहे विद्युत ऊर्जा, एक बच्चा कह रहा है विद्युत ऊर्जा समझ में नहीं आया। अरे बच्चों, विद्युत ऊर्जा तो काफी आसान है, ये समझ में क्यों नहीं आया? कोई बिरला ही है मुझे लग रहा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, या तो वो क्लास में लेट आया होगा। क्लास 10th से हमने कहानी शुरू करी, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझाई। अब वो कह रहा है सर विद्युत ऊर्जा समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। तो मैक्सिमम बच्चों के क्लियर हैं। अब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ये मिलेंगे जरूर, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, P इजिकल टू वी आई, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तीन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला, हम शक्ति से बात करते हैं। जब हम शक्ति के 3 फॉर्मूले हमने निकाले हैं, P इजिकल टू वी आई, दूसरा P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा P इजिकल टू ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए शक्ति का इस्तेमाल क्या है।
और ये 3 फार्मूलों का क्या क्या उपयोग है। जब हम किसी दूर हमारे पास मान लो जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जहां जल विद्युत परियोजना आप जानते हैं जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वहां से जब हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को दूर दूर कई सौ किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाते हैं, तो पहुंचाएंगे कैसे? आप जानते हैं बड़े बड़े तार आते हैं। अब जब तार लाएंगे तो तारों का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ प्रतिरोध भी होगा, तो वहां से ऊर्जा को उतनी दूर से कई हजार किलोमीटर कई सौ किलोमीटर दूर से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या होगा, बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो बहुत सारी आपकी विद्युत ऊर्जा को क्या कर देगा, क्षय कर देगा, वेस्ट चली जाएगी। तो आखिर किस प्रकार से कम शक्ति व्यय करके हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करनी। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई एक वायर है, मान लो एक ये कंडक्टर वायर है जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने। अब इसका एक रेजिस्टेंस है, वो फिक्स है R। इसका जो प्रतिरोध है, जो चालक तार है जिनके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को स्टेशन से जहां पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, किसी डैम में जहां पर विद्युत ऊर्जा बन रही है, वहां से 100 किलोमीटर दूर किसी शहर तक पहुंचाते हैं, तो जिन तारों से पहुंचाएंगे मैंने कहा उस तार का प्रतिरोध है R। अब यदि हम इस शक्ति के इस वाले फार्मूले से वोल्टेज और करंट को बैलेंस करके तब इसमें भेजेंगे तो क्या समस्या आएगी। पहले वाले यदि इस टॉपिक पे यदि ये देखें, इस फार्मूले पे ध्यान दें, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो शक्ति क्षय होगा वो R के अनुक्रमानुपाती होगा। तो लिखते हैं I के नियत मान के लिए जो P है अनुक्रमानुपाती है R के, जो पावर है अनुक्रमानुपाती है किसके, R के, तो शक्ति क्षय बढ़ेगा। आप ऐसा कह सकते हैं। सेकंड, V के इस वाले फार्मूले से समझिए, ये वाला फार्मूला तो ये कह रहा है, ये वाला फार्मूला क्या कहेगा, V के नियत मान के लिए P, इस फार्मूले में देखें P और R में जो रिलेशन है वो अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है R के। तो इसका अर्थ है कि यदि आप चाहते हैं कि शक्ति क्षय कम से कम हो, तो इसका अर्थ यह हुआ, क्योंकि R के मान को देखिए आप बदल नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप अपनी जो पावर है उस पावर में वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे, और कांस्टेंट क्या करेंगे, वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे। होता भी यह है, आपने कभी देखा होगा कि जब आपके घरों के अगल बगल जब कोई एक बड़ा सा, हम कह सकते हैं कोई बड़ा सा पोल हो जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हो, तो उस ट्रांसफार्मर में आप कभी देखना, जो आपके घरों के पास के ट्रांसफार्मर होते हैं वो बड़ी वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित करते हैं, और 220 वोल्ट आपके घरों की तरफ आती है, आपके घरों में आती है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लिखते हैं विद्युत स्टेशन से शहरों में विद्युत पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, I को न्यूनतम करते हैं, और V को क्या कर देते हैं, अधिकतम। I को न्यूनतम करना है और V को अधिकतम करना है। इसीलिए जो बड़े बड़े आपने देखा होगा घर के, जब हम कहें सब स्टेशन से कहीं शहर तक बिजली पहुंचाते हैं तो बड़े बड़े टावर बने हुए रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े टावर्स में आपने खास बात देखी होगी, पहले तो वो शहरों के बीच से नहीं गुजरते, वो कहीं जंगलों के बीच से ले जाए जाते हैं। दूसरे, उसमें जो वायर्स होती हैं वो जमीन से बहुत ऊंचाई पर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि वोल्टेज जितनी अधिक होगी वह मानव जीवन के लिए उतनी अधिक घातक होगी, उतनी अधिक नुकसानदायक होगी। तो उस नुकसान को दूर करने के लिए कि कहीं वो किसी मनुष्य को कोई क्षति ना पहुंचा दे, उनको पहले तो जो मानवों की जो हम कह सकते हैं जो कॉलोनीज होती हैं उनसे दूर रखा जाता है टावर्स को। सेकंड बात, उनकी जमीन से भी बहुत अधिक ऊंचाई रखी रहती है जिससे वो कोई क्षति ना पहुंचे।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो वोल्टेज बनाई जाती है ऐसे सब स्टेशन से वो लगभग 1100 वोल्ट या 11,000 वोल्ट इतने तक ले जाई जाती है। फिर इसको हमारे पास एक युक्ति होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये आप पढ़ेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज करंट के मान को घटाते हैं और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है सब स्टेशन में कि वहां पर करंट को घटा दिया, वोल्टेज बढ़ा दी। और हमारे घर के अगल बगल जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो होते हैं स्टेप डाउन, जिसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। वो इन 1100 वोल्ट को या 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों पर एक हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को पहुंचाते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये दोनों चीजें कहां से आई? इनसे निकल के आई। तो सब स्टेशन से घरों तक, शहरों तक पहुंचाने के लिए हम वोल्टेज को हाई कर देते हैं और करंट को कम कर देते हैं, जिससे रेजिस्टेंस आई के द्वारा जो शक्ति क्षय होगा वो कम से कम होगा, न्यूनतम होगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर होगा। अब इसी के बेस्ड में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक कॉन्सेप्चुअल बात आपको और बताऊंगा। क्या होगी वो समझिए। अब हमने कहा आपके पास क्वेश्चन आता है, देखिए हमने कहा हमारे पास एक तो सबसे पहले समझिए कि बल्बों के बारे में समझते हैं। बल्ब, हमने कहा बल्ब जितने अधिक वाट का होगा, किसी भी बल्ब में देखिए दो चीजें लिखी होती है। बल्ब आप खरीद के लाएंगे तो इसमें दो चीजें लिखी है। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें लिखा होगा जैसे 220 वोल्ट और हमने लिख दिया जैसे 100 वाट। ये दो चीजें लिखी होगी। इसका अर्थ है यदि वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है तो इस बल्ब की जो शक्ति होगी, जो पावर होगी, जो विद्युत ऊर्जा ये फेंकेगा प्रति सेकंड, वो कितनी होगी? 100 वाट के बराबर होगी। ये इसका अर्थ है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब समझिए बल्बों की खास बात। यदि शक्ति अधिक होगी, शक्ति अधिक होगी तो बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। यह भी बात ध्यान रखना। और यदि प्रतिरोध कम होगा तो उसका जो तंतु होगा वो मोटा होगा। यानी कि हम कहें कि बल्ब का तंतु मोटा होगा, मोटा होगा। प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें जो मैंने लाइन लिखा दी है ना, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इसे एक चीज में लिखते हैं। यदि हम 3 बल्ब लें, 3 बल्ब, मैंने कहा 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट के 3 बल्ब ले लिए। अब हमने कहा यदि शक्ति की बात करी जाए, पावर किसकी ज्यादा है, तो 100 वाट की सबसे ज्यादा, 60 वाट की उससे कम, 40 वाट की सबसे कम। यदि इन्हीं बल्बों के प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? 100 वाट का प्रतिरोध 1000 हो गया। 100 वाट का जो प्रतिरोध होगा वो सबसे कम होगा, 60 वाट का प्रतिरोध उससे अधिक होगा और 40 वाट का प्रतिरोध हम कह सकते हैं सबसे अधिक होगा। तीसरी चीज मैं कहूं तंतु की मोटाई, तंतु की मोटाई, इस चीज को यदि मैं लिखूं तो 100 वाट की जो तंतु होगा सबसे अधिक मोटा होगा, 60 वाट का उससे कम मोटा होगा और 40 वाट का सबसे कम मोटा होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसमें, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके एक सबसे अच्छे एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, उस वो पूछ लेते हैं कि हमने 3 बल्ब हैं, वही लिख लिया 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट, इसके 3 बल्ब हैं। इन तीनों को पहले हमने किस में जोड़ा है? समांतर क्रम, समांतर क्रम, और दूसरी बार हमने जोड़ा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम,
और दोनों ही स्थितियों में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, ये समझ लीजिए। तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब इसको हम कोरिलेट करेंगे अपने फॉर्मूलों से। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, पावर बराबर होता है P इजिकल टू V² अपॉन R, ये होता है। वोल्टेज क्या है नियत। अब समझिए 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ये पहला 100 वाट का बल्ब आ गया, फिर ये 60 वाट का बल्ब आ गया, और ये तीसरा 40 वाट का बल्ब आ गया। इनको ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये 100, ये 60 और ये 40। अब बताइए इसमें से कौन अधिक चमकेगा, सबसे अधिक कौन चमकेगा। ध्यान रखिए जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन तीनों पर वोल्टेज का मान समान होगा, वोल्टेज तीनों की सेम होगी। अब वोल्टेज तीनों की सेम हो गई तो अब आप देख रहे हो P व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के। R, P और R में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब मेरी ये चीज आपको काम आई, प्रतिरोधों को समझिए। 100 वाट का प्रतिरोध सबसे कम है, इसका प्रतिरोध सबसे कम है, और 40 वाट का जो प्रतिरोध होगा वो सबसे अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा, पावर का अर्थ उसकी शक्ति सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा चमकेगा। तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या लिखें, परिणाम 100 वाट का सबसे अधिक चमकेगा, सबसे अधिक चमकेगा, चमकेगा, तथा 40 वाट का सबसे कम चमकेगा, सबसे कम चमकेगा, चमकेगा। लेकिन ये कब है, जब किस क्रम में जोड़ा जाए, हम लिखें इसको समांतर क्रम में। पहला है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब ऐसा होता है। ये मैंने डायग्राम से बना दिया। मुझे लगता है ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में प्रश्नों में। सेकंड चलते हैं। अब की बार मैंने क्या करा, सेकंड केस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम। अब समझिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। ये बल्ब है, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। ये कितने का, 100 वाट, ये 60 वाट, ये 40 वाट। इन तीनों को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, एक यहां और एक यहां। इन दो बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज लगी हुई है वो V वोल्ट है। अब सोचिए इन तीनों बल्बों पर जो विभव पतन होगा, फिर से बेसिक चीजें आ रही है। देखिए हमने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था, श्रेणी क्रम में जितने भी कोई कंपोनेंट लगते हैं सब पे धारा का मान समान होता है। यानी कि इसमें जो सब चीजें सेम है, इसमें भी I धारा बहेगी, इसमें भी I धारा बहेगी, इसमें भी I धारा बहेगी, यहां पर I धारा ही बहेगी। लेकिन वोल्टेज सबकी अलग अलग हो जाएगी। इसकी वोल्टेज V1, इसकी V2 और इसकी V3। ये बात अलग है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 V के ही बराबर होगी। तो अब वोल्टेज सबकी अलग अलग है तो वोल्टेज को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए वोल्टेज को। अब सब में क्या है, धारा का मान समान है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है, P इजिकल टू होता है I² R के। यहां पर P अनुक्रमानुपाती है R के। इसका अर्थ है कि जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वो सबसे ज्यादा चमकेगा। लिखेंगे जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वह सबसे अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा। तो यह बात समझ में आ गई। अब इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक है, 100 वाट का, 60 वाट का, ये 40 वाट का। अभी देखते हैं, हमने पीछे आपको यह बात समझाई है। प्रतिरोध 100 वाट का सबसे कम, 60 वाट का उससे कम, 40 वाट का
सबसे अधिक, सॉरी 100 वाट का सबसे कम, 60 वाट का उससे ज्यादा, 40 वाट का सबसे अधिक। तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है? 40 वाट का। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अभी आपने ये श्रेणी क्रम में इन सबको जोड़ा, तो हम लिखेंगे चूंकि 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक है, अतः वह सबसे ज्यादा चमकेगा, और 100 वाट का सबसे कम चमकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, और यहां पे नहीं आएगा। पॉलिटेक्निक की परीक्षा दीजिए, एयरफोर्स की परीक्षा दीजिए, और हम कह सकते हैं नीट में, जेई में, उसमें भी कभी भी ये मत समझिए कि कंपटीशन बड़ा है तो वहां पर सरल प्रश्न नहीं आते। किसी भी कंपटीशन में कुछ परसेंट, 5 से 10% कुछ तो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो यदि आपके वो क्लियर हैं तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे लगता है यहां से लेना पड़ेगा, यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4। हाँ देखिए, एक लड़का लिख रहा है, नाम तो थोड़ा मैंने नहीं देखा, वो लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति 33,000 वोल्ट के तार को पकड़ के लटक जाए तो वो नहीं मरेगा जब तक वो पृथ्वी के संपर्क में नहीं आएगा। क्यों नहीं वो मरेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी ऐसी लाइंस जाती हैं उसमें चिड़ियाएं बैठी भी रहती हैं, पक्षी बैठ जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। क्योंकि जिन तारों पर वो बैठे रहते हैं, उन तार के, हम कह सकते हैं जिन 2 बिंदुओं पर उनके पांव रहते हैं, उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। लगभग हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रहते हैं, एक ही विभव पे स्थित होते हैं। और यदि विभवांतर ही नहीं होगा तो धारा कहां से प्रवाहित होगी? लेकिन वही व्यक्ति यदि एक दूसरा सिरा यदि जमीन पर रख दे तो जमीन का विभव हो गया 0, उस तार का विभव हो गया 33,000 वोल्ट, मिली सेकंड भी नहीं लगेंगे उसके जीवन को क्षति पहुंचने में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये कह रहा है P अनुक्रम अनुपाती R है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे कम 100 वोल्ट का होना चाहिए, तो हमने लिखा है। अब ये कह रहा है वोल्टेज क्या होता है, मनीष कुमार शर्मा कहते हैं वोल्टेज क्या होता है? अरे वोल्टेज विभव होता है बेटा, विभवांतर होता है। 2 बिंदुओं के बीच में जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। सीक्वेंस में पढ़ोगे दिक्कत नहीं आएगी। 100 वाट 40 वाट, ब्रिजेंद्र कह रहे हैं, अमित यादव कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा आता जरूर है, ये ध्यान रखना। अब आप घरों पे सोचो, एक बात समझिए कि एक प्रश्न देते हैं, चलिए आपको। हमने कहा कि आपने, अगले वाले पेज में दे देते हैं, चलिए आज का क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देते हैं। हमने कहा 40 वाट के बल्ब, 40 तथा मिटा के लिखते हैं, 40 वाट तथा 100 वाट के बल्बों की झालर बनाई, जिसे झालर मतलब एक लड़ी, झालर बनाई
बच्चों को समझ में नहीं आएगी, बल्बों की लड़ी, लड़ी लिख लेते हैं, लड़ी। जैसे दीपावली की लड़ी होती है, लड़ी या झालर बनाई, जिसे 220 वोल्ट पर हम कह सकते हैं जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। कौन सा बल्ब, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, चमकेगा, पहली बात। और यदि 40 वाट तथा 100 वाट, 40 वाट तथा 100 वाट के बल्ब को घर में दो होल्डरों पर, दो अलग अलग कमरों पर लगाया जाए तो कौन सा अधिक चमकेगा और क्यों? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैंने लिख दिया है, वह आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझ के नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस में